Hello students, my name is Akansha and in this video we are going to learn about muscle contraction. Okay, तो ये वाला टॉपिक आपको हर लेवल पे हेल्पफुल होगा अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या यूजी के हो या पीजी के हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो जिसमें बायोलॉजी का ये पोर्शन है। तो जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं स्मूथ मसल सेल्स में। स्मूथ मसल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो मेन चीज़ होती है। अगर हम कहें तो तीन चीज़ें मेन होती हैं। पहला तो क्या होगा कि सबसे पहले कोई स्टिमुलस आएगा। मतलब आपको पता है कि जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल के पास जाते हैं कोई सिग्नल लेके, और कौन सा सिग्नल होता है? एसिटाइल कोलिन होता है जनरली। और एसिटाइल कोलिन जब मसल सेल के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसके सेल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा? सोडियम अंदर जाएगा, फिर वो बहुत सारे चैनल्स ओपन होंगे और फिर हमें पता है कि जो हमारा मसल्स है उसमें कैल्शियम स्टोर्स होता है। कहाँ पे होता है? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो वहाँ से फिर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और उससे कैल्शियम निकलता है जो सर्कोप्लाज्म में, जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें जाता है। और फिर कैल्शियम का कंसंट्रेशन जैसे ही एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम दोनों पार्ट पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि कैल्शियम का इंक्रीज़ कैसे होता है, देन हम देखेंगे ये इंक्रीज्ड कैल्शियम जो हमारे मस्कुलर प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जैसे एक्टिन और मायोसिन, उसको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कराने में कैसे हेल्प करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ये चीज़ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? स्लाइड ओवर करता है। ठीक है, ये इंक्लूड करता है एक्टिवेशन बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये एक्टिवेट कैसे होगा? कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? न्यूरॉन द्वारा ले आया गया हुआ एसिटाइल कोलिन स्टिमुलस की तरह काम करता है, जो कि कॉज कराता है डीपोलराइजेशन, जिसके वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होता है फ्रॉम द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल। और उसके बाद क्या होता है? स्लाइडिंग होती है एक्टिन की ओवर द मायोसिन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्रॉस ब्रिज साइकिल में। ओके, देन अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम का इंक्रीज़ कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन टू द मसल। ये टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, न्यूरॉन रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन मसल पे। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी पता है एसिटाइल कोलिन किसकी तरह काम करता है? एसिटाइल कोलिन जो है वो उसे हम एक लिगैंड भी कह सकते हैं। लिगैंड क्या होता है? कि स्टिमुलस होता है जो कि बाइंड करेगा लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल से। कहाँ प्रेजेंट है ये लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल? मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन सोडियम चैनल से बाइंड करता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और बहुत तेज़ी से सोडियम चैनल के थ्रू सोडियम इंटर करते हैं इनसाइड द मसल। अब सोडियम इंटर करेगा बहुत तेज़ी से, तो आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है हमारा पोटेंशियल मेम्ब्रेन का। और जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है कॉज करता है किसका? डीपोलराइजेशन कॉज करता है। आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा। डीपोलराइजेशन से क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड जनरेट होता है। ये थ्रेशोल्ड क्या है? ये भी थ्रेशोल्ड एक पोटेंशियल ही है। जो डीपोलराइजेशन हुआ उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, जब वो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तो आपको पता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से कौन से चैनल खुलते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलता है।
ठीक है। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द टी ट्यूब्यूल। मैं आपको यहाँ बता दूँ यहाँ पे कि ये जो सेल है मसल सेल्स, वो इस तरह से उनके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। ठीक है, इस तरह से कैविटी होती है और ये एकदम पास में होता है किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा न्यूरॉन लेके आया क्या, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के वजह से यहाँ पे लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, बहुत सारा सोडियम अंदर आया जिसने वोल्टेज में चेंज लाया इनसाइड द सेल। और उसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए थ्रू आउट द टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल है उसके थ्रू आउट प्रेजेंट होता है। अभी बताओ, सोडियम चैनल ओपन हुआ है तो ऑब्वियस है कि सोडियम एंटर करेगा। और डायग्रामेटिकली हम समझेंगे कि एट द एंड ऑफ द टी ट्यूब्यूल यहाँ पे एक प्रोटीन 1 होता है जो कि प्रोटीन 2 को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, प्रोटीन 2 कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 2 एक कैल्शियम चैनल है। प्रोटीन 2 क्या है, एक कैल्शियम चैनल है जो कि प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये प्रोटीन 2 को कौन क्लोज करके रखा है, प्रोटीन 1। ठीक है, प्रोटीन 1 क्लोज करके रखा है रेस्टिंग पोटेंशियल पे। लेकिन जैसे ही यहाँ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रोटीन 1 क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर में चेंज ले आता है। अभी स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन 2 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम चैनल ही है प्रोटीन 2, तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे कैल्शियम क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं, मतलब सार्कोप्लाज्म में आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या कहाँ होता है, ये ऑब्वियसली सेल में होगा। लेकिन यहाँ पे मेन रोल किसका है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। आगे हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करें, इसको हम लोग मैंने नंबर किया हुआ है ऑलरेडी, बट इसको हम लोग साथ में देखते हैं। हाँ, तो जो हमारा अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन है, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आता है मसल सेल के पास। ये क्या है, हमारा मसल सेल है। ठीक है, ये मसल सेल है, नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आया किसके पास, मसल सेल के पास। मसल सेल के साथ जब ये इंटरैक्ट करता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। ठीक, अभी आपको ये पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है मसल सेल और न्यूरॉन का जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत जगह ये चीज़ें लिखी होती हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे पोलराइजेशन मेंटेन्ड है सेल के अंदर, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है, एसिटाइल कोलिन लिगैंड की तरह काम करता है। और ये वाला जो चैनल है क्या है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पे भी लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर कौन सा चैनल प्रेजेंट है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पे कौन से चैनल प्रेजेंट है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। जैसे ही एसिटाइल कोलिन इनके साथ जुड़ता है, ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आता है। सोडियम तेज़ी से अंदर आएगा तो ऑब्वियसली है क्या, डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है कि जो सिग्नल है वो एक चैनल से दूसरे चैनल पास करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में, इधर भी हो सकता है, इस एरिया में क्या होगा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट है वो ओपन होंगे और बहुत तेज़ी से एंट्री होगा किसका, सोडियम का। ठीक है, तो यहाँ से भी सोडियम बहुत तेज़ी से आएगा। ये सोडियम यहाँ पे डिपोलराइजेशन कॉज करेगा, देन उसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी ओपन होंगे। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल सारे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं टी ट्यूब्यूल के स्टेम पे, और वो धीरे धीरे खुलते जाते हैं वोल्टेज में चेंजेस के वजह से। और उसके कारण क्या होता है कि एट द एंड पे क्या प्रेजेंट है, टी ट्यूब्यूल के एंड पे प्रेजेंट है प्रोटीन 1। प्रोटीन 1 होता है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ, प्रोटीन 1 क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिव होता है। तो प्रोटीन 1 अगर वोल्टेज सेंसिटिव होता है
तो यहाँ पे वोल्टेज में जब चेंज आएगा, यहाँ पे जब वोल्टेज में चेंज आएगा तो ये क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएगा। कौन? प्रोटीन 1। जब प्रोटीन 1 अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएगा तो ये प्रोटीन 2 को पहले कवर करके रखा था, अब ये प्रोटीन 2 को कवर नहीं करेगा। सपोज करो ये प्रोटीन 2 है हमारा और यहाँ पे पहले प्रोटीन 1 इसको इनहिबिट करके रखा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ा है, ये क्या हो गया, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं और ये इसको अब कवर नहीं कर रहा है। तो जब कवर नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर से, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अंदर से क्या होगा, बहुत सारे कैल्शियम रिलीज़ होंगे और कैल्शियम बहुत सारे रिलीज़ होंगे तो ये सार्कोप्लाज्म में फैल जाएंगे। ठीक, अभी मान लो कि ये तो जब कॉन्ट्रैक्शन की बात है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो ये चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा कब, ऑब्वियसली है कि कोई सिग्नल आएगा तभी। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्नल आता है, ACH रिलीज़ करता है, ठीक है। ACH के वजह से क्या होता है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम एंट्री करता है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन के वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है, फिर सोडियम अंदर आता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है लोकल एरिया में, जिसके वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और ऐसे ही करके जब ये चेंजेस पहुंचता है एट द एंड ऑफ द टी ट्यूब्यूल, वहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन 1 जो कि वोल्टेज सेंसिटिव है। और वोल्टेज सेंसिटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और फिर क्या होगा, प्रोटीन 2 ओपन हो जाएगा, मतलब प्रोटीन 2 को रास्ता मिल जाएगा और इसके थ्रू कैल्शियम आयंस जो हैं वो सार्कोप्लाज्म में एंटर करेंगे। ओके, क्लियर है। अगर जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना होता है और कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो कैल्शियम क्या है, अंदर चला जाता है। कहाँ, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ATP। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो क्रॉस ब्रिज साइकिल है एक्टिन और मायोसिन का वो कैसे होता है। सो लेट्स पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है, इसके बाद हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज में, ये रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि एक्टिन मायोसिन लाइट चेन काइनेज, एक्टिन के पास प्रेजेंट होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज बाइंडिंग साइट, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में MLCK भी कहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्टिन के पास। इसका जो बाइंडिंग साइट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है एक्टिन के पास, उसी से मायोसिन बाइंड होता है। तो ये क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो ओपन नहीं रहता है, ठीक है। कौन सा साइट, ये वाला MLCK बाइंडिंग साइट ओपन नहीं रहता है। कब, रेस्टिंग स्टेज में। जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है, कैल्शियम बाइंड करता है कैल्मोड्यूलिन के साथ। ओके, ये कैल्मोड्यूलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, कैल्मोड्यूलिन भी प्रेजेंट होता है एक्टिन पे। जब हम लोग डायग्राम देखेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिन पे प्रेजेंट होता है कैल्मोड्यूलिन और जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है, कैल्शियम आके कैल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड होता है तो कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो एक्टिवेट करता है लाइट चेन काइनेज को, ठीक। लाइट चेन काइनेज जब एक्टिवेट होता है तो काइनेज क्या करता है, हमेशा काइनेज क्या करता है, कहीं ना कहीं पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है, ठीक है। काइनेज, कोई भी तरह का काइनेज हो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, वो फॉस्फेट जोड़ता है। तो जैसे ही ये कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये किसको एक्टिवेट कर देता है, लाइट चेन काइनेज को। लाइट चेन क्या है बताओ तो, हमारा एक्टिन। तो एक्टिन के पास जो प्रेजेंट है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, उस पर क्या जुड़ा, फॉस्फेट जुड़ा। तो मायोसिन के पास एक फॉस्फेट ये जोड़ देता है और उसके पास क्या है, ATPase एक्टिविटी। ATP हाइड्रोलाइज होगा किसके द्वारा, ATPase के द्वारा। तो ऑब्वियसली ATP हाइड्रोलाइज होता है ADP में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। फिर फॉस्फेट रिमूव हो जाता है। अभी आपको बता दें कि मायोसिन के पास अगर ATP है,
मायोसिन के पास अगर ATP है तो वो क्या होगा, इनएक्टिव, ठीक। और अगर मायोसिन के पास ADP है तो वो क्या होगा, एक्टिव। समझ में आया। तो अभी क्या होता है फिर कि फॉस्फेट रिमूव्ड हो जाता है, ये वाला फॉस्फेट रिमूव हो गया, ADP अब रिमेन अटैच रहेगा किसके साथ, मायोसिन का हेड के साथ। जब मायोसिन के हेड के साथ ADP अटैच होगा तो बनेगा क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। तो ATP अगर मायोसिन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। क्रॉस ब्रिज कब बनेगा, एक्टिन और मायोसिन में इंटरेक्शन कब होगा, जब ATP का हाइड्रोलाइसिस हो चुका है और वो ADP में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर। अब मान लो कि ये मानना क्या है, ये हेड है मायोसिन का और ये इसके साथ कौन अटैच है, ADP, और ये हमारा कौन है, थिन फिलामेंट, मतलब हमारा एक्टिन। अभी ADP के फॉर्म में ये बंधा हुआ है, फिर ADP क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जब ADP रिमूव हो गया, यहाँ जब ADP रिमूव हो गया तो ADP रिमूव होते होते इसको एक एनर्जी दे के जाता है और इसी एनर्जी के साथ ये आगे की तरफ मूव करता है। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये क्या किधर मूव करेगा, एक्टिन किधर मूव करेगा, पीछे की तरह। तो दोनों तरह से जब एक्टिन मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ADP रिमूव होता है जो कि एनर्जी देता है मायोसिन हेड को, और ये जो है मूवमेंट जो है एनर्जी लेने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक होता है इस तरह से, सपोज करो ये हमारा क्या है, हेड है किसका, मायोसिन का, और ये हमारा क्या है, एक्टिन। तो ADP से जुड़ा हुआ है, पहले ATP था इसके पास तो ATP से ये नहीं जुड़ा था, लेकिन इसके पास जब ADP आया तो ये एक्टिन इससे जुड़ गया। अब ADP हट गया तो इस तरह से हटा है, ठीक है, इस तरह से। तो हटते हटते इसको पिंक वाले को एनर्जी देके गया, पिंक वाला क्या है हमारा, मायोसिन, मायोसिन को एनर्जी देके गया तो ये इस तरह बढ़ा। तो सब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब ये आगे जाएगा तो ये वाला क्या है, पीछे जाएगा। इसी को क्या हम कहते हैं, पावर स्ट्रोक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक, ठीक है, समझ में आया। तो ADP जब रिमूव होता है तो मायोसिन को एनर्जी देता है और ये क्या होता है, पावर स्ट्रोक, जिससे कि एक्टिन आगे बढ़ता है। क्लियर, समझ में आया। और इसी हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक। ओके। अब फिर क्या होगा, फिर वापस अटैच हो जाएगा ATP ओवर द मायोसिन हेड, जिसकी वजह से जैसे ही ATP मायोसिन हेड से अटैच होगा, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से डिटैच्ड हो जाएंगे और फिर रेस्टिंग स्टेज वापस आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट साइकिल कब चलेगा, जब ऑब्वियसली कैल्शियम ज़्यादा हो और ATP ज़्यादा हो। नहीं, ATP ज़्यादा नहीं हो, ATP का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेस्टिंग स्टेज की बात करें तो रेस्टिंग स्टेज में अगर मायोसिन को देखें तो आप लोग को पता है कि मायोसिन के पास दो एलिमेंट की बाइंडिंग साइट होती है, एक तो हमारा ATP है, ATP, और दूसरा ATPase। ओके, रेस्टिंग स्टेज पे एक्टिन के पास होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के अलावा यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में होता है MLCK। MLCK क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ओके, सो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। और इसके पास और क्या है, काल्मोड्यूलिन। ठीक, जब सेल में, कौन सा सेल, मसल सेल, उसमें कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कैल्शियम काल्माडोलिन से आके बाइंड होगा। काल्माडोलिन से जब कैल्शियम आके बाइंड होगा तो कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सॉरी, कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, MLCK को। MLCK क्या है, एक काइनेज है। काइनेज एंजाइम्स का हमेशा फंक्शन होता है कि वो जिस पे भी काम करता है उसको फॉस्फोराइलेट करा देता है। ठीक है, तो MLCK क्या कराएगा, फॉस्फोराइलेट कराएगा। और ATPase से, यहाँ पे ATPase से क्या होगा, ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा और फॉस्फेट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में।
समझ में आया, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमें पता है कि एटीपी वाला फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म कहलाता है और एडीपी वाला फॉर्म क्या कहलाता है, एक्टिव फॉर्म कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि जब एडीपी से मायोसिन बाइंडेड होता है तो उस समय पे क्या होता है, ट्रोपोनिन आके मायोसिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ट्रोपोनिन जब मायोसिन के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। एटीपी स्टेज में क्या होगा, एटीपी वाले स्टेज में क्या होगा, एटीपी वाला नहीं, एडीपी वाला स्टेज में क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। अब एडीपी तो प्रेजेंट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एडीपी अब रिमूव हो जाएगा। हमने पढ़ा है अभी कि एडीपी रिमूव हो जाएगा और जैसे ही एडीपी रिमूव होता है वो एनर्जी देता है मायोसिन को, और मायोसिन अपने इस स्टेज से कहाँ चला जाता है, इस स्टेज पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो बाइंडेड होगी चीज़ें, अगर आप ऐसे पुश करोगे तो ये जो हमारा एक्टिन है वो कहाँ चला गया, आगे। इधर भी एक्टिन कहाँ चला गया, आगे। तो दो तरह से एक्टिन, जब हमें पता है कि ये जो मायोसिन है ना इस तरह से अटैच होता है, इस तरह से, इधर वाला मायोसिन इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये मायोसिन इधर जाएगा तो इधर एक्टिन कहाँ आएगा, इस तरफ। इधर से एक्टिन कहाँ आएगा, इस तरफ। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर। ठीक है, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है, स्लाइडिंग होता है थिक एंड थिन फिलामेंट का। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब एडीपी तो चला गया तो हमारा जो मायोसिन है वो खाली हो जाता है, और जैसे मायोसिन खाली होता है वहाँ पे कौन आके बाइंड हो जाता है, एटीपी। और जैसे ही एटीपी बाइंड होगा हमारा मायोसिन क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। देन फिर ये नेक्स्ट साइकिल कब चलता है, जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ता है। ओके, तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा क्विकली, कि जब इनएक्टिव स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में मायोसिन के पास एटीपी होता है, एटीपीएज होता है, एक्टिनिन के पास इनएक्टिव एमएलसीके होता है और काल्मोडुलिन होता है। जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कैल्शियम काल्मोडुलिन के साथ बाइंड करता है, जिसके वजह से कैल्शियम और काल्मोडुलिन का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है और वो एक्टिवेट करा देता है किसको, एमएलसीके को। ठीक, एमएलसीके क्या कराता है, एक्टिवेट कराता है इसके एटीपीएज एक्टिविटी को, जिसकी वजह से एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है और एडीपी बनता है। एडीपी के फॉर्म में आते ही मायोसिन ट्रोपोनिन के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, मतलब एक्टिन के साथ इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रोपोनिन के पास मायोसिन इंटरैक्टिंग साइट है, जिसके वजह से वो इंटरैक्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि एडीपी वाले फॉर्म में जब रहता है मायोसिन तो वो क्रॉस ब्रिज बनाता है, और एडीपी जब रिमूव होता है तो वो मायोसिन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो एक स्ट्रोक लगा, और इसको हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं। और हमारा जो एक्टिन है वो मायोसिन के ओवर स्लाइड कर जाता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सिंपल सा है। आप लोग के पास अगर बुक है तो आप एक बार अपने बुक में पढ़िएगा, अदरवाइज़ ये डायग्राम को एक बार और देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हो, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो भी नहीं समझ आए तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत इजी वे में दिया हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आया तो 2-3 बार और पढ़ लेना। बाकी कमेंट में बता देना कि ये लेक्चर वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सजेशन है किसी भी चीज़ को लेके तो आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।